नमस्कार। आज पुनः हम जाति पे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने जाति क्या है, विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई जातियों के बारे में बातें को आगे बताया था। मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे रिलेटेड आप जो किताबें का अवलोकन कर सकते हैं, जैसे भारतीय समाज, भारत में समाज मोतीलाल गुप्ता की है, और समकालीन भारतीय समाज नदीम हसनैन साहब की है। इंडियन सोसाइटी, ये इंडियन सोसाइटी की भारतीय समाज राम आहूजा की किताब है। इंडियन सोशल सिस्टम राम आहूजा, इनका अवलोकन कर सकते हैं। सोसाइटी इन इंडिया डेविड मेंडलबाम का अवलोकन कर सकते हैं। अब बात आती है जाति। मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बताने का प्रयास किया था कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक समान विशेषता रखते हैं। साथ में कुछ जिक्र इस बात का भी किया था कि विभिन्न जातियां एक तरह से पहले किसी दूसरे रूप में थी, यानी वर्ण व्यवस्था के रूप में थी। किसी पर्टिकुलर काल में ये परिवर्तित होकर जाति के रूप में आई। हालांकि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज कहती हैं, परंपरागत सिद्धांत कहते हैं कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जातियों की उत्पत्ति हुई। हट्टन का सिद्धांत अलग दृष्टिकोण देता है, व्यवसायिक सिद्धांत अलग दृष्टिकोण देता है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने बताने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे जाति के फंक्शन क्या है। जाति का फंक्शन अगर देखा जाए तो जाति का फंक्शन मुख्य रूप से जाति का फंक्शन, एक तो पहला फंक्शन है कि यह सदस्यों के लिए व्यक्तिगत जीवन में जो कार्य है, जो उसके मेंबर होते हैं कास्ट के, जो एक तरह से मेंबर हैं जो पर्टिकुलर कास्ट के, उनके लिए क्या फंक्शन है। एक फंक्शन तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समाज में स्थान मिल जाता है, एक ऐसा स्थान मिल जाता है जिससे उसकी पहचान होती है। ये फलानी जाति का है, ये इस जाति का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति ने जन्म लिया और उसको कोई पहचान न मिले, लेकिन जन्म लेते ही उसको एक पहचान मिल जाती है कि ये यादव जाति का है, ये अग्रवाल जाति का है, या फिर ये अहिर जाति का है। ये जो जाति के आधार पर पहचान मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जाति का। इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को ये निर्धारित हो जाता है शुरुआत से कि उसको मैरिज कहाँ करनी है। जैसे वर्तमान समय में प्रॉब्लम्स आती है मैरिज को लेकर। आज हम ये देखते हैं बहुत सारे लड़कों की मैरिज नहीं हो पाती, बहुत सारी गर्ल्स की मैरिज नहीं हो पाती, लेकिन ये प्रॉब्लम जाति में नहीं थी, क्योंकि वहाँ निश्चित है एक ग्रुप है जिस ग्रुप के अंतर्गत ही मैरिज करनी है। एक दूसरे व्यक्ति देखते रहते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं। इस तरह से जाति निश्चित रहती है कि अपने ही कास्ट में मैरिज करनी है। तो ये एक जाति का ये फंक्शन भी सदस्यों के लिए रहता है। इसके अलावा जाति में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कल क्या करना है, ये निश्चित है। एक तरह से व्यवसाय निश्चित है। बच्चे को क्या करना है ये पहले से पता लग जाता है कि बेटा कल क्या करेगा। दुकान घर में है तो वो दुकान करेगा, घर में कुम्हार का काम होता है तो कल को कुम्हार का काम करेगा, बाप नाई है तो नाई का काम करेगा। इसके अलावा अगर कोई अन्य कार्य करता है तो वो निश्चित हो जाता है। अर्थात एक तरह से जो आज प्रॉब्लम आ रही है बेरोजगारी की, वो प्रॉब्लम जाति व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि सबके काम निश्चित हैं। वो व्यक्ति वही काम करता है और उसमें वो खुश भी रहता है। इसके साथ साथ आज जो डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ में जो लगे हुए हैं, वो एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि समाज यानी वो उसकी जो कास्ट है वो उसको उसके व्यवहारों को नियंत्रित करती है। तुमको अपनी कास्ट के हिसाब से ऐसा ऐसा करना है। तो एक तरह से एक सदस्य के लिए फंक्शन ये भी है कि वो अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है कास्ट के अंतर्गत, यानी कास्ट में रहकर उसके व्यवहार नियंत्रित रहते हैं। इसके अलावा आज जो तमाम तरह की पॉलिसीज़ बन गई हैं, चाहे वो LIC पॉलिसीज़ हो या दूसरी पॉलिसीज़ हो, उस तरह की पॉलिसीज़ की कोई ज़रूरत नहीं कास्ट सिस्टम में। एक तरह से सामाजिक सुरक्षा मिलती है।
अगर मान लीजिए किसी मेंबर्स को कोई अनहोनी हो जाती है तो पूरी कास्ट के लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तमाम तरह की सुरक्षा उसको देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये कास्ट का बहुत बड़ा फंक्शन है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है, अगर कोई उसकी कास्ट का नहीं है, ऐसे में उसके साथ प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर उसके कास्ट के 10 लोग भी उस इलाके में रहते हैं, 20 लोग भी रहते हैं, तो उस स्थिति में उसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं आती। इससे एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ श्रम विभाजन, कास्ट सिस्टम का एक फंक्शन व्यक्ति के लिए भी है कि सबके काम बटे हुए हैं। भैया तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको तुम्हारी कास्ट के हिसाब से ये काम है, यानी वो काम बटे हुए हैं। और यही कारण है कि ये श्रम विभाजन का जो दृष्टिकोण है, ये एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। श्रम विभाजन ना होने से अव्यवस्था फैल जाती है, जो कि वर्तमान समय में देखी जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है मानसिक सुरक्षा। सब सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन मानसिक सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आदमी आज जो तमाम तरह की तनाव की ज़िंदगी जी रहा है, उसका कारण है व्यक्ति अपने में ही खोया हुआ है। वो कास्ट को नहीं मान रहा है, किसी तरह की बातों को नहीं मान रहा है। और जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई परेशानी आती है, चाहे वो परेशानी अपनी व्यक्तिगत आधार पर ही हो, लेकिन ऐसे में कास्ट का फंक्शन ये है व्यक्ति के लिए कि वो उसको मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है कि जाति समुदाय के लिए जो फंक्शन है कास्ट का, कि जाति संस्तरण में एक निश्चित स्थिति प्रदान करता है। ये जो हायरार्की बनी हुई है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कास्ट में हायरार्की सिस्टम होता है, वो संस्तरण की व्यवस्था एक तरह से उसमें एक स्थिति प्रदान करता है। उसमें एक स्थिति ऐसी प्रदान करता है कि तुमको इस स्थान पर तुम्हारा नंबर आता है। ऐसे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका नंबर कहाँ है। यहाँ पर तो ये है कि इक्वल स्टेटस के लोग, एक को लोग सलाम करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं, क्योंकि जिसको सलाम करते हैं वो एक तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रांग नेगेटिव एक्टिविटीज से हो रहा है, चाहे वो रिश्वतखोरी से हो या किसी वजह से हो, है। और जबकि स्टेटस दोनों का एक ही है, बल्कि जिसको नमस्कार नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है बहुत अच्छा काम करता हो, लेकिन उसका दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसको जो तनख्वाह मिल रही है उसी में वो खुश रहता है। लेकिन उसका कुछ लोग सम्मान उतना नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ पहले से निश्चित है कास्ट में, कोई बड़ा हो या छोटा हो, हायरार्की में, यानी बड़ा छोटा का मतलब इकोनॉमिकली आधार पर, अगर वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है तो हायरार्की में उसका स्थान निश्चित है। ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके साथ जाति समुदाय के लिए एक चीज़ है कि सारी जातियाँ एकता के सूत्र में बंधी रहती हैं, यानी जाति समुदाय में सबका निश्चित होने से किसी तरह का टेंशन नहीं रहता है। इस तरह से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती है। पंडित भी एक साथ रहते हैं, ब्राह्मण भी एक साथ रहते हैं, ब्राह्मण जातियाँ भी रहती हैं, वैश्य जातियाँ भी, शूद्र जातियाँ भी, क्योंकि सबको पता है कि हमको इसी में रहना है, इसलिए ऐसी स्थिति में वो एकता के सूत्र में बंधी रहती है। इसके अलावा जाति समुदाय के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी कि धार्मिक जो क्षेत्र है उसमें भी स्पष्ट स्थिति होती है कि पूजा किसको करनी है, पूजा किसको करवानी है, वहाँ पर पूजा करने वाली जातियाँ कौन कौन सी होंगी, कौन मंदिर में मंत्रोच्चारण करके यज्ञ करवाएगा, कौन सत्यनारायण की कथा करवाएगा, कौन किसी की मैरिज करवाएगा, उसमें कौन होगा, पंडित होगा या किसी दूसरी जाति का होगा, ये सब चीज़ें क्लियर है। यानी धार्मिक क्षेत्र में भी ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जाति समुदाय के लिए अंतर्विवाह का दृष्टिकोण जाति समुदाय के लिए कि व्यक्ति को एक ही कास्ट में मैरिज करनी जाति समुदाय के लिए, इस आधार पर वो इस आधार पर भी रोकता है कि क्योंकि अपनी कास्ट से बाहर विवाह करने से हो सकता है कुछ वंशानुगत रोग हो जाए, लेकिन वो वंशानुक्रमण रोग जो है ना, इस अंतर्विवाह के दृष्टिकोण से निश्चित हो जाते हैं कि वो नहीं होंगे। ऐसा सेज्विक ने कहा है। वो बात सही है या नहीं है एक अलग बात है, लेकिन अंतर्विवाही दृष्टिकोण जाति समुदाय के लिए बहुत अच्छा फंक्शन दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जो इसका फंक्शन है वो एक तो ये है कि हिंदू समाज के विकास में योगदान, यानी ये हिंदू समाज आज इतने सालों के बाद भी एक
सिस्टम में अच्छी ढंग से चल रहा है, विश्व में एक पहचान है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। इसने समाज के विकास में योगदान दिया है। ये एक विभिन्न लोगों को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। इस आधार पर राष्ट्र निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनेक लोग यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर हिंदू समाज की इस जाति व्यवस्था को उन्होंने सराहा। इसके साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता ये है कि हम कह सकते हैं कि सब काम निश्चित है। ऐसी स्थिति में जैसे हमने कहा मुस्लिम आक्रमणकारी आए या फिर हूण आए या फिर अंग्रेज लोग आए, तमाम लोग आए, लेकिन उससे अव्यवस्था धीरे धीरे फैलती रही। लेकिन यहाँ पर निश्चित है कि कौन सा काम किसको करना है। इस आधार पर राजनीतिक स्थिरता भी दिखाई पड़ती है। सहिष्णुता और उदारता धार्मिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हिंदू समाज व्यवस्था में जो जाति सिस्टम है उसमें टॉलरेंस भी है। सब कुछ सब लोग सहन कर लेते हैं, सब का आदर करते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में भी एक तरह से ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा दायित्व निर्वाह करने के लिए प्रेरणा। प्रत्येक कास्ट सिस्टम में सबको ये शुरू से ही सिखाया जाता है कि तुमको ऐसा ऐसा करना है, अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। और उन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए समय समय पर जाति के जो बड़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, वो प्रेरित करते हैं कि मतलब तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से तुम्हारे जाति का सम्मान होगा, जाति का कल्याण होगा, जाति आगे बढ़ेगी। इस तरह से कास्ट सिस्टम में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा कास्ट सिस्टम का एक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य ये भी है कि वो कार्यों का विभाजन कर देता है। यानी अगर कार्यों का विभाजन हो जाता है तो ये टेंशन नहीं रहती कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कार्यों का विभाजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये चीज़ देखी जाती है कि आज अगर कार्यों का विभाजन हम नहीं देखते किसी सिस्टम में, तो वहाँ पर मैं ये नहीं करूँगा, तू ये नहीं करेगा, लेकिन वहाँ तो काम निश्चित है ना। इसलिए जिसका काम जो है वो कार्यों के आधार पर विभाजन हो जाता है। इस तरह से ये इसके फंक्शन कहे जा सकते हैं। जाति के फंक्शंस के साथ साथ वो ठीक है, जाति का फंक्शन है, बहुत अच्छी बात है, अंतर्विवाही का दृष्टिकोण है, व्यवसाय निश्चित है, ये सब फंक्शंस हैं। लेकिन इन फंक्शंस के और साथ में हायरार्किकल सिस्टम भी दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसमें डिसफंक्शंस भी हैं और इनसे कुछ हानियाँ भी हैं। ये एक डिसफंक्शंस ये भी कह सकता है, निम्न जातियों का शोषण बहुत है। जो शूद्र जातियां हैं या दलित जातियां हैं या निम्न जातियां हैं, उन जातियों का उच्च जाति के लोग शोषण करते आए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात दिखाई पड़ती है जाति। यही कारण है कि धीरे धीरे अनेक समाज सुधारकों ने इस बात को इसका नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया और ये भी बात कही कि जाति इसीलिए कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। वो बात अलग है कि समाप्त होती है या नहीं होती है, लेकिन कास्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिसफंक्शन है कि जातियों में शोषण बहुत दिखाई पड़ता है। ये शोषण केवल उच्च जातियों का, दलित जातियों के, अशुद्ध जातियों के प्रति ही नहीं, बल्कि इंटरनली वर्ण सिस्टम में अगर ब्राह्मण जातियों में भी देखें तो एक कुछ ब्राह्मण अपने से छोटे ब्राह्मणों का भी शोषण करते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा डिसफंक्शन दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी, जो अस्पृश्यता वाली जो बात है, छुआछूत की जो बात है, ये बात भी जाति सिस्टम में दिखाई पड़ती है। मैंने जैसे कहा था, कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ दोस्ती करेगा, ये सब बातें निश्चित हैं। वो व्यक्ति एक उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति का हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं करेगा। किस चीज़ को छू दिया तो ये उसका स्पर्श कर गया। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में कुछ स्थान निर्धारित थे, कुछ स्थान पर अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति जाता था तो उसको दंड दिया जाता था। ये चीज़ है। हालांकि हमारे संविधान में इसके लिए अनेक अनुच्छेद भी बने हैं इसको समाप्त करने के लिए,
और बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर भी किया है। इसमें हरिजन एक्ट भी बना है, सुधारने का प्रयास है, लेकिन एक तरह का डिसफंक्शन है, क्योंकि हरिजन एक्ट बनने के बाद भी, अनेक तरह के एक्ट बनने के बाद भी, स्पष्टता के खिलाफ अनुच्छेद जो बना दिए गए हैं, उनके बाद भी आज भी हम देखते हैं कि समाज में ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ रही है, और ये एक हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ ही सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी, अनेक तरह की सामाजिक समस्याएं भी कास्ट सिस्टम के हिसाब से आती हैं। इन सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, चाहे हम कह सकते हैं व्यवसाय से का दृष्टिकोण। अगर किसी व्यक्ति का ये मन है कि हमने अपने पापा का व्यवसाय नहीं करना है, लेकिन कास्ट सिस्टम उसको रोकता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा पंडित जी का लड़का जूते के व्यवसाय में चाहता है कि बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसको उसकी जाति के लोग इस तरह की आज्ञा नहीं देते कि तुम ऐसा करो। इसी तरह से शुद्ध जाति का व्यक्ति हो सकता है वो पंडित जी की तरह से कथा करना चाहता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था, कुछ दिनों पहले एक कोर्स शुरू किया गया था पंडित बनने का, जिसमें सत्यनारायण की कथा, तमाम तरह की पूजा कराने के लिए। उसमें अनेक लोगों ने एडमिशन लिया, लेकिन वो कोर्स कुछ दिनों बाद बंद भी कर दिया गया। एक तरह से ये बातें बहुत अच्छी नहीं है। एक तरह से ये एक अनेक तरह की सामाजिक समस्याएं इसके कारण आती हैं। जैसे आज हम समाज के परिवर्तन के साथ साथ देखते हैं कि लोग दूसरी जगह मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मैरिज नहीं कर सकते एक तरह से। और ऐसी स्थिति में कास्ट में उचित लड़के नहीं मिल पाते, और ऐसे में वो चीज़ एज बढ़ती जाती है, मैरिज नहीं हो पाती। ये एक तरह की समस्या दिखाई पड़ती है। इसके अलावा समाजों का हजारों स्वार्थ समूहों में एक तरह से में वृद्धि होती है। अनेक स्वार्थ समूह डेवलप हो जाते हैं। इन स्वार्थ समूहों के कारण व्यक्ति जिस स्थान पर है उसी स्थान पर बने रहना चाहता है, जिस कार्य को कर रहा है उसी कार्य को करते रहना चाहता है, क्योंकि काम निश्चित है। और इस आधार पर स्वार्थ समूह बन गए। यानी 4 या 10 लोग मिल गए, उन्होंने कहा नहीं भैया ये तो काम पंडित जी का ही है, और पंडित जी उसमें खूब घपला कर रहे हैं, या ये काम वैश्यों का ही है, तो वैश्य जाति के लोग उसमें खूब घपला कर रहे हैं, खूब तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो वैश्य जाति के लोगों का ही है। इसी तरह से ठाकुर जाति का हो सकता है, शुद्ध जाति का हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से अनेक स्वार्थ समूह डेवलप हो गए हैं। ये एक तरह का यहाँ पर डिस्फंक्शन दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अक्रमण्यता व भाग्यवादिता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जबकि हिंदू समाज व्यवस्था में ये भी बात कही थी, कर्म को प्रधानता दी गई थी, लेकिन अक्रमण्यता, जैसे ये बात कही जाती थी भाग्यवादिता, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये सोचने लगा था कि हमको तो इस नीची कास्ट में जन्म मिला है, ऐसी स्थिति में हमको तो हम कितना भी अच्छा कर ले, हमारी जाति तो बदल नहीं सकती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्म पे उतना जोर नहीं देता था जितना कि भाग्य पे जोर देता था, क्योंकि उसको लोगों ने समझा दिया, या उसकी समझ में आ गया कि अपनी कास्ट में रहकर ही जीना मरना है। कुछ भी, कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी बुरा काम कर लो, दोनों स्थितियों में कास्ट में ही स्थित रहना है। ऐसी स्थिति में काफ़ी लोग अकर्मण्य हो गए, कार्य करने से बचने लगे, या कहा जाए आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते थे। जितना उनका काम दे दिया तो उससे 1 इंच भी ज़्यादा नहीं करते थे। ये चीज़ कास्ट सिस्टम में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आर्थिक विकास में बाधा, जो कि पहले वाले बिंदु से जुड़ा हुआ। आर्थिक विकास में बाधा ये है कि व्यक्ति आगे कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी कास्ट उसको आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे कि मैंने कहा, कोई व्यवसाय करना चाहता है किसी वैश्य जाति का ना होकर दूसरी जाति का, तो उस व्यवसाय को वो नहीं कर सकता है। अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण में एक पर्टिकुलर वैश्य जाति के एक पर्टिकुलर कास्ट का एक पर्टिकुलर व्यवसाय करना है, तो वो दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता। उसका निश्चित है कि उसको उसी तरह का व्यवसाय करना है, क्योंकि उसको रोकते हैं उसकी जाति के लोग। मतलब अगर वो उस तरह का व्यवसाय करना चाहता है तो उस तरह का व्यवसाय वो नहीं कर सकता, उसको सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, उसकी जाति का बहिष्कार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो आर्थिक विकास में बाधा पैदा करता है। ये आर्थिक विकास में बाधा एक तरह से जाति का डिस्फंक्शन कहा जाता है। औद्योगिक संस्थानों में संघर्षपूर्ण समूहों का निर्माण, ये जो अनेक फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में ट्रेड यूनियंस बनती हैं, श्रमिक संगठन बनते हैं। इन श्रमिक संगठनों में
अनेक तरह के ऐसे स्वार्थ समूह बन जाते हैं, ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जो एक कास्ट पे बेस्ड है। ये ठाकुरों का श्रमिक समूह है, ये वैश्यों का श्रमिक समूह, या ये ब्राह्मणों का श्रमिक समूह है। ये चीज़ हमको दिखाई पड़ती है। ये हमारे समाज में अनेक तरह के ऐसे स्वार्थ समूह दिखाई पड़ जाते हैं जो एक कास्ट पे बेस्ड होते हैं। ये इसके कारण औद्योगिक संस्थानों में ये चीज़ देखने में आती है कि इससे काम में कमी आती है, काम की क्वालिटी में कमी आती है। क्योंकि वहाँ पर अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वो इसलिए काम नहीं करेंगे, ये इसलिए कम काम करेंगे, या इसलिए बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे क्योंकि अगर कोई रोकेगा तो उसका विरोध करने के लिए वो तैयार होंगे, वो उसका विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में उस उद्योग के लिए, वहाँ की क्वालिटी के लिए एक तरह का निगेटिव एक्टिविटीज़ होंगी। ऐसा अनेक फैक्ट्रीज में देखा जाता है। फैक्ट्री नहीं बल्कि अनेक ऑफिसेज में भी देखा जाता है, अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यानी काम करने से लोग बचते हैं केवल इसलिए क्योंकि अनेक तरह के स्वार्थ समूह बन जाते हैं जो काम ना करके कुछ प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। राष्ट्रीयता के विकास में बाधा क्या है कि व्यक्ति जाति के हिसाब से काम करना के लिए मजबूर है, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि वो केवल अपनी कास्ट के बारे में सोचता है, अपनी, और ऐसी स्थिति में अपनी कास्ट को विशेष मान लेता है, दूसरी कास्ट को निगेटिव मान लेता है, दूसरी कास्ट को नीचा मान लेता है, उसके काम को कम मानता है, जिसके कारण आपस में एकता नहीं डेवलप हो पाती और जिससे राष्ट्रीयता नहीं डेवलप हो पाती। ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा प्रजातंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। जैसे जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये चीज़, ये बात कास्ट सिस्टम में नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि वहाँ तो यह है हमारी पार्टी का आदमी नेता बनना चाहिए। हमारी पार्टी का आदमी नेता बना तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, हमारी जाति का व्यक्ति नेता बना तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो हमारी जाति का व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर नहीं बनता है तो हम उसका विरोध करेंगे। एक तरह का डिस्फंक्शन दिखाई पड़ता है काफ़ी जाति के लोगों में, और यही कारण है कि उनकी कास्ट का व्यक्ति अगर कोई मंत्री बन जाता है तो कहते हैं ये बहुत अच्छा मंत्री है। लेकिन अगर उनकी कास्ट का व्यक्ति मंत्री नहीं बनता, तमाम तरह के विरोध पार्टियों में भी हो जाते हैं, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर और लोकल स्तर पर भी इस तरह की बातें दिखाई पड़ती जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई बार ये भी होता है मंत्रिमंडल में एक पर्टिकुलर कास्ट का प्रतिनिधित्व अगर नहीं होता है तो उसका विरोध होता है, और उस ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्रियों को कुछ समय के बाद उस कैबिनेट में चेंज लाना पड़ता है केवल इसलिए कि वो पर्टिकुलर कास्ट में, चाहे वो योग्य हो या ना हो मंत्री पद के लिए, लेकिन इस तरह की बातें अक्सर दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसके जाति व्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं, जहाँ कास्ट सिस्टम में फंक्शन है, डिसफंक्शन है, इसके साथ साथ वर्तमान समय में समय के साथ साथ लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ऐसी स्थिति में कास्ट सिस्टम में बहुत सारे चेंज हुए हैं और हो रहे हैं। वो बात अलग है कि कास्ट सिस्टम कब खत्म होगी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लग रहा है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें परिवर्तन निरंतर दिखाई पड़ता है। एक परिवर्तन का कारण है कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण व्यक्ति आज कास्ट के आधार पर परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन कर रहा है, चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे वो छुआछूत की बात हो, कुछ धार्मिक और नागरिक नियोक्ताओं की बात हो। प्रत्येक स्थिति में पाश्चात्य सभ्यता से वो प्रभावित हुआ है और आज वो किसी भी व्यक्ति के साथ बैठता है, उठता है, दोस्त यारी करता है, मैरिज करने के लिए भी दूसरे कास्ट में वो तैयार हो जाता है। ये चीज़ पाश्चात्य सभ्यता के कारण प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ आधुनिक आवागमन और संदेशवाहन के साधनों का प्रभाव भी पड़ा है। ये व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है। वो टीवी देखता है, टीवी में अनेक पिक्चर्स देखता है, फॉरेन पिक्चर देखता है, वहाँ का माहौल देखता है, वहाँ के बारे में जानने का प्रयास करता है, विदेश जाता है। उसके कारण उसके विचारों में परिवर्तन आता है। वो ये सोचता है अपनी कास्ट में ही लड़की क्यों तलाशी जाए। ऐसी स्थिति में वो मैरिज करने के लिए दूसरी कास्ट में भी जा सकता है। लड़की भी सोचती है कि अपनी कास्ट में लड़के अच्छे नहीं तो दूसरी कास्ट में मैरिज कर लें।
ये उठना बैठना, एक दूसरे के साथ बातें करना, ये केवल कास्ट के अंतर्गत क्यों हो? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों में परिवर्तन आया है लोगों के घर से निकलने के कारण। अगर हम बात करें भारत में जब ट्रेन चली एक तरह से 1853 के आसपास, 16 अप्रैल 1853 के आसपास, उसके बाद से कास्ट सिस्टम में एक तरह से ये परिवर्तन दिखाई पड़ा। वो बात अलग है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खासकर एम एस श्रीनिवास की किताब जो आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन और ये जातिवाद एवं अन्य निबंध, इन किताबों को पढ़ने से हमको ये पता लग सकता है कि उन्होंने शुरुआत में किया कि बम्बई से थाने जो ट्रेन चली, ट्रेन चलने के कारण और डाकतार व्यवस्था की शुरुआत के बाद से जातिवाद बढ़ा। वास्तव में ये बातें उसके पहले चैप्टर में हो सकता है, लेकिन रेल से, ट्रेन से, हवाई जहाज चलने से जब आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई तो उससे एक तरह से काफ़ी चेंजेस आया लोगों के विचारों में। इसके साथ नवीन आर्थिक व्यवस्था, एक नवीन आर्थिक व्यवस्था का परिवर्तन के कारण भी लोगों की जाति व्यवस्था के विभिन्न फंक्शंस में चेंजेस आया, परिवर्तन आया। ये जो पहले की व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें ग्रामीण स्थानों पर सबके निश्चित था कि नाई का निश्चित था, कुम्हार का निश्चित था, एक तरह से व्यापारी का निश्चित था, सबके काम निश्चित थे। लेकिन अगर मान लीजिए उनके बच्चे नहीं करने चाहते, लेकिन नया सिस्टम जब डेवलप हुआ, जब कुटीर उद्योग लगे, फैक्ट्री सिस्टम हुआ, वहाँ तो कास्ट के आधार पर भर्ती नहीं होती ना। वहाँ तो एक तरह से कोई भी व्यक्ति उसमें नौकरी कर सकता है। और अनेक तरह की बातें इकोनॉमिक सिस्टम में के आने से वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि 10 आदमी इस कास्ट के रखे जाएंगे, 10 आदमी इस कास्ट के रखे जाएंगे, या इस कास्ट के व्यक्ति ये काम कर सकते हैं। उसमें परिवर्तन आया और नई आर्थिक व्यवस्था के कारण भी कास्ट सिस्टम के फंक्शंस में परिवर्तन आया। नवीन पेशों का प्रभाव, नए तरह के पेशे जो डेवलप हुए, उन पेशों के कारण भी कास्ट सिस्टम के फंक्शंस में परिवर्तन आया। जैसे अब डॉक्टर कोई भी बन सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति अपनी कास्ट के डॉक्टर के पास ही जाएगा। जब कुछ परेशानी आती है तो व्यक्ति, चाहे वो कितनी ऊंची जात का हो और दलित जात का डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के पास जाएगा। अगर पेट में दर्द हुआ तो पेट दर्द होगा तो वो पहले कास्ट देखेगा कि डॉक्टर देखेगा? अब डॉक्टर की कास्ट देख रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति जो नवीन तरह के पेशे आए हैं, उन पेशों के कारण भी मल्टीनेशनल कंपनी में डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ काम करते हैं। उन पेशों में काम करने के कारण व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आया, जिसके कारण जाति व्यवस्था में काफ़ी चेंजेस दिखाई पड़े। बड़े बड़े ऑफिसर्स में डिफरेंट लोअर क्लास के लोग भी उच्च IAS PCS मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब बने हैं, जिसके कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। इसके अलावा नगरीकरण का प्रभाव, व्यक्ति नगरीकरण के कारण भी प्रभावित हुआ। अभी तक वो गांव में, जैसे कि माना जाता है कि भारत गांव का देश रहा है। जैसे इंडियन विलेज जो S.C. दुबे साहब की पुस्तक है, उसमें भी पढ़ा जा सकता है। M.S. श्रीनिवास की पुस्तक है विलेज इंडिया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि M.S. श्रीनिवास की पुस्तक हो विलेज पे, या फिर S.C. दुबे की पुस्तक हो, या मैकी मैरियट की पुस्तक हो, इन्होंने ग्रामीण समाज के बारे में बताया है। तो वहाँ से व्यक्ति जब गांव से शहर की तरफ भागा, केवल अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ के लिए उस शहर की तरफ भागा, तो शहर में आके उसने कुछ माहौल को देखा। जब एक स्थान पर रहकर व्यक्ति तमाम तरह के काम करने लगा तो व्यक्ति ने अपने विचारों में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसके अलावा नवीन सामाजिक समूहों का जन्म भी, नए नए तरह के सामाजिक समूह, उनके कारण भी चेंजेस आया। अनेक तरह के धार्मिक आंदोलन चले, जैसे राजा राममोहन का ब्रह्म समाज आंदोलन चला, अनेक राजनीतिक आंदोलन चले, उसके फलस्वरूप भी चेंजेस आया। इसके अलावा जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हो गई, उसके कारण भी चेंजेस आया। इसके साथ साथ प्रजातांत्रिक प्रणाली, कानूनों का प्रभाव, समय समय पर अनेक कानून बने, जिसके कारण भी ये परिवर्तन दिखने में आया। स्त्री शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री शिक्षा में सुधार के कारण और संयुक्त परिवार का विघटन, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह से अनेक चीज़ों के कारण जाति व्यवस्थाओं में परिवर्तन दिखाई पड़ा। जाति पंचायतों का एक तरह से ह्रास हो गया और उससे जाति व्यवस्था में, जाति में फंक्शन में परिवर्तन दिखाई पड़ा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आज, और साथ में एक वेलफेयर स्टेट की